नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी का केंद्रीय नेतृत्व में दिनों दिन कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम धामी ने जिस तरह से राज्य हित में बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उसे देखते हुए देश भर में उनकी तारीफ हो रही है, जिसे देखते हुए केंद्र ने सीएम धामी को दूसरे प्रदेशों में प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं आज दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह के पक्ष में नामांकन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। उपस्थित सभी, वाकई में ये दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली जहां भाई रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के साथ है, वहीं पूरी दिल्ली ने दिल के साथ मोदी जी का समर्थन कर दिया है। मोदी जी को एक तरफा ऐतिहासिक मतों से और 60 की 7 सीटों पर। मैं इससे पहले पूर्वी दिल्ली के लोकसभा के नामांकन कार्यक्रम में भी था। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से वहां पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो एक टीम वर्क दिखाई दे रहा था, वो टीम वर्क दिल्ली में एक बार फिर से अपना इतिहास दोहराने वाला है और 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भाइयों बहनों, ये बहुत ही हमारा जो दक्षिणी दिल्ली है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बलदेव मधोक जी यहाँ के लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। उसके बाद लगातार ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का, उसको आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र रहा है। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जैसे अनेक महान विभूतियों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इससे पहले यहाँ के सांसद के रूप में भाई रमेश बिदुड़ी जी ने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। अब उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह बिदुड़ी जी की है और आप सबके आशीर्वाद से ये आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में माँ गंगा के, माँ यमुना के उद्गम स्थल बाबा केदारनाथ की भूमि से, बद्री विशाल की भूमि से, आदि कैलाश की भूमि से आप सबसे भाई रामवीर सिंह बिदोड़ी जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को जिस दिन मतदान होगा, उस दिन कमल वाला बटन दबाते दबाते अंदर चला जाएगा और वो बाहर निकलेगा। तो 4 जून को जिस दिन मतों की गणना होगी, उस दिन इतने कमल निकलेंगे, इतने कमल निकलेंगे कि कमलों की लड़ियां लग जाएंगी, कमलों की झड़ियां लग जाएंगी भाइयों बहनों, और रामवीर सिंह बिदोड़ी जी सांसद बन जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चाहे धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक का, कुप्रथा का अंत हो, या सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भगवान की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम हुए। ऐतिहासिक कामों के साथ साथ भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की योजना की बात करें, या इज्जत घर की बात करें, या भाइयों लखपति दीदी बहने योजना बनाने की बात हो, या किसान समृद्धि योजना हो, ऐसे अनेक काम, उज्ज्वला योजना की बात करें, पूरे देश के अंदर गरीबों के कल्याण का काम मोदी जी के 10 साल के कालखंड में तेजी से आगे बढ़ा है। देश आंतरिक रूप से मजबूत हुआ है। देश, हमारे विदेशी शक्तियां जो देश पर हावी होती थी, उनको भी आईना दिखाने का काम 10 सालों के कालखंड में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज जहां एक तरफ मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी
देश के अंदर समर्पित भाव से काम कर रही है, जन कल्याण के कामों में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो घमंडिया गठबंधन बना है, ये इंडी गठबंधन, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है भाइयों बहनों। हम सब जानते हैं ये गठबंधन अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन अपना भ्रष्टाचार छुपाने का गठबंधन है। ये गठबंधन अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। ये गठबंधन देश के अंदर तुष्टीकरण बढ़ाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज केजरीवाल जी की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी से भी भ्रष्टाचार के मामले में आगे निकल गई है। पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया है, शासन के अनेक काम रुके हैं। नैतिकता की दुहाई देकर सरकार में आने वाले अब जेल में ही मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, उनके सारे मंत्री जेलों के अंदर है, घोटालों में, कोई किसी कांड में। आज ऐसे लोगों ने ऐसा गठबंधन मोदी जी को सत्ता से हटाने का बना लिया है। इनके नेता जो पिछली बार लोकसभा में आते थे, आपके सामने वोटों के लिए आते थे, आज विदेशों में जाकर खालिस्तान समर्थकों के साथ आज गलबैया कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मोदी जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सब जानते हैं आज देश विरोधी जितनी शक्तियां हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, भारत दुनिया का सशक्त भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, इसको रोकने के लिए आज देशद्रोही शक्तियों के साथ हमारे देश की एक पार्टियां भी मिल गई है। भाइयों बहनों, हमको इनको करारा जवाब देना है। उत्तराखंड के वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद गैतोड़ी का देहरादून के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि कैलाश गैतोड़ी पिछले काफी समय से कैंसर से ग्रस्त थे, जिसका इलाज भी उनका लगातार चल रहा था। कैलाश गैतोड़ी के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। कैलाश गैतोड़ी के निधन पर राज्य के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने भी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कैलाश चंद गैतोड़ी समाज सेवा में हमेशा से आगे रहे। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में भी सराहनीय भूमिका निभाई है और पार्टी को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। देहरादून के श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के वार्षिक फेस्ट जेनिथ 2024 सुनिधि चौहान के हाई वोल्टेज प्रस्तुति के नाम रहा। बॉलीवुड की बेहतरीन और सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान ने अपनी जोरदार प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। सुनिधि चौहान ने बॉलीवुड गीतों पर एक के बाद एक धमाकेदार प्रस्तुतियां भी दी और सुनिधि चौहान के गीतों पर ऐसा जादू चला कि छात्र छात्राएं थिरकते हुए नजर आए। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्री महेंद्र देवेंद्र दास जी महाराज ने जेनिथ 2024 के आयोजन मंडल को शुभकामनाएं दी। SGRR के यूके कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SB दीवान और कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूरी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और SGRRU की ब्रांड एम्बेसडर स्नेहा राणा को भी विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में यात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस बार यात्रा व्यवस्था कैसी रहने वाली है, इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से खास बातचीत की है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजेंद्र जी, किस तरह की तैयारियां हैं? चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है प्रदेश में जल्दी। देखिए, इस बार जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, उसमें अब तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसा कि हमें पूर्व में भी अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से भी जो अपनी कार्य योजना थी वो तैयार कर ली गई थी और उस अनुरूप उस पर कार्य किया गया। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए, उनकी सुगम और सरल तरीके से उनके दर्शन हो सके, पूजा अर्चना कर सकें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बस अब VIP दर्शनों पर भी अभी पाबंदी लगेगी कुछ टाइम तक, वो क्या? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि बड़ी भारी संख्या में इस बार ऑनलाइन पंजीकरण श्रद्धालुओं द्वारा कराया गया है, तो हमारा प्रयास है कि जो
प्रारंभिक 15 दिन है, कपाट खुलने के 15 दिन तक, उसमें जो वीवीआईपी महानुभाव आते हैं वो अपनी यात्रा को अवॉइड करें। तो इसके क्योंकि आप जानते हैं कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो उस कारण से जो आम श्रद्धालु होते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस लिहाज से प्रदेश सरकार के स्तर से प्रदेश के मुख्य सचिव ने देश के सभी मुख्य सचिवों को पत्र भेज करके अनुरोध किया है कि इस दौरान में जो उनके प्रदेश के विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव हैं वो अपनी यात्रा को अवॉइड करें। इसके अलावा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी अनुरोध पत्र भेजा गया है कि वीआईपी जो हैं वो थोड़ा इस दौरान में अवॉइड करें तो ठीक रहेगा, ताकि जो आम श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। भाई साहब, लगातार क्योंकि निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, लगातार वो जारी भी हैं, ऐसे में जायज़ा भी आप लोग ले रहे हैं, किस तरह से वो चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी बीच बीच में इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि वर्ष 2013 की आपदा में केदार पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी, और वर्ष 2014 में केंद्र में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया तो उसके बाद उन्होंने केदारपुरी को एक नए तरीके से उसको दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए उनके स्तर से प्रयास हुए। और आज आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारपुरी ने एक नया स्वरूप ले लिया है, और अभी वहाँ पर व्यापक स्तर पर जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो जारी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो केदारपुरी है वो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, तो वहाँ पर मौसम लगातार चुनौती बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी निर्माण एजेंसियाँ हैं वो बड़ी तत्परता के साथ में बहुत अच्छे से वहाँ पर कार्य कर रही हैं, और जब ये कार्य संपन्न हो जाएगा तो केदारपुरी एक दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ में देश दुनिया के समक्ष होगी। यानी कि इस बार बेहतर व्यवस्थाएं देने की आपकी कोशिशें हैं, जो कि यात्रियों को इस बार बेहतर सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से अब तक 2 बार चार धाम यात्रा को लेकर के समीक्षा बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उन्होंने विभागवार उनकी कार्य योजना पर विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा करी। जहां पर आवश्यक सुधार और संशोधन की ज़रूरत थी वहां पर उनके द्वारा उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। अजयेंद्र अजय जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि यात्रा सीजन इस बार चलेगा और बेहतर सुविधाएं जो हैं वो यात्रियों को मिलेंगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। 4 जून को मतगणना होनी है, लेकिन चुनाव के बाद से लगातार विपक्ष सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। पहले पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए नजर आए, और अब पूर्व सीएम हरीश रावत को ईवीएम की सुरक्षा का डर सता रहा है। उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ सत्ता की नीयत पर भी संदेह जताया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही उत्तराखंड की 500 सीटों पर वोटिंग हो गई और विपक्ष सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग कंट्रोल रूम के आसपास टहलते नजर आ रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने सत्ता की नीयत में खोट का आरोप लगाते हुए गंभीर बात कही है। जाहिर है कि पूर्व सीएम हरीश रावत को एक डर सता रहा है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है और कहीं ईवीएम की सुरक्षा से समझौता तो नहीं हो रहा। हरीश रावत ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि प्रश्न सत्ता की नीयत का है। सत्ता की नीयत में यदि खोट हो तो फिर उस पर विश्वास करना कठिन ही नहीं बल्कि घातक हो जाता है। हमें तो इस बात का संतोष है जो पिछले 10 सालों के अंदर एक मोदी बीजेपी कहने वाला पगलेट वर्ग तैयार हो गया था इस देश के अंदर। वो पगलेट वर्ग जो है अब इनकी वास्तविकता को समझ गया है, वो जो है निराश हुआ है, और वो वही वर्ग है जो वोट डालने के लिए नहीं आया है। बाकी परिवर्तन की ताकतों ने, बदलाव की ताकतों ने वोट किया है, और जो भाजपा के खांटी के समर्थक हैं उन्होंने भी वोट किया है। लेकिन बीच में एक 10-15% एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया था जिसको पगला के दिया था भाजपा ने, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, दूसरे नामों पर, मुसलमान के नाम पर, किसी और नाम पर जो है, तो उनको ये लग गया कि नहीं,
सवाल पेट का है, सवाल रोजगार का है, सवाल विकास का है, सवाल सहिष्णुता का है, सवाल देश का है, समाज का है। तो वो वर्ग जो है निराश हुआ है और उस व्यक्ति ने अपनी निराशा जो है वोट डालने ना आकर के व्यक्त किया। हम तो चाहते थे वो वर्ग आए, वो हमारे पक्ष में वोट करे, भाजपा को बाहर करने के लिए पक्ष करे, लेकिन इतने दिनों का प्यार, 10 साल का प्यार एकदम छोड़ना उनके लिए कठिन था। इसलिए जो है ये बीच का जो है जो पीरियड है उनका, और हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे के जो चुनाव होंगे ये वर्ग जो है फिर कांग्रेस के साथ आएगा और भाजपा अपनी पुरानी पोजीशन में पुनः मुझको भविष्यवादी पोजीशन में आ गई। हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती नजर आई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा, हरीश रावत हो या फिर कांग्रेस, वो प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं और यही भ्रामक प्रचार का कारण है कि आज कांग्रेस के हालात इस प्रकार के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब 4 जून के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। देश के साथ ही उत्तराखंड की जनता समझती है कि कौन सी पार्टी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को आभास हो चुका है कि इस बार उत्तराखंड में 5-0 से शिकस्त मिलने वाली है। देखिए, हरीश रावत जी हो या कांग्रेस हो, ये जब चुनाव होता है और रिजल्ट आने वाले होते हैं तो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अभी हरीश रावत जी क्या, उनके युवराज, पूरा उनका गठबंधन यही कहने वाला है। पूरे देश के अंदर जो उनका गठबंधन है वो इसी प्रकार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले हैं। हरीश रावत जी समझ चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर 5-0 का रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ, बड़े अंतर के साथ सारे प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। इसलिए हरीश रावत जी अभी से जो है ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये उत्तराखंड की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है कि विपक्ष लास्ट में इसी प्रकार के हथकंडे अपनाता है और पहले से अपना रहे हैं। हरीश रावत जी और कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह जानती है और समझती है। पूर्व मुख्यमंत्री के स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के संदेह के बाद अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का लगातार यूं सवाल उठाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को परिणाम क्या आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान निपट चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सामने अब उत्तराखंड की खाली हुई 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बड़ी चुनौती है। हालांकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। बीजेपी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए विजय कपरवाण और मंगलौर विधानसभा सीट के लिए अजीत चौधरी को प्रभारी बनाया है। इधर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने लोकसभा चुनाव में पाला बदल लिया था, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। लिहाजा सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो मंगलौर सीट पर बसपा के सरबत करीम अंसारी विधायक के निधन से यह सीट खाली हुई है। माना जा रहा है कि बद्रीनाथ सीट बीजेपी राजेंद्र सिंह भंडारी को ही उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमेशा चाहे कोई चुनाव हो, छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, उस चुनाव को पूरे शिद्दत से, पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि लड़ते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जीत को लेकर दावा कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की तैयारी पूरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दोनों सीटों की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। हमने अभी जो हमारी दोनों विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के हमने कमेटियां भी घोषित की है। हमारे संयोजक, सह संयोजक, सह प्रभारी हमने उस दोनों विधानसभाओं में बनाए हैं। वो अपने काम पे लगे हैं और दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर इतिहास रचने वाली है। बहुत बड़े अंतर से दोनों सीटें हम जीतेंगे। विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी है।
साथ ही कांग्रेस पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला का कहना है कि दोनों विधानसभाओं के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है और जल्द ही दोनों सीटों के लिए प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी। लखपत बुटोला ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सीट पर सिटिंग विधायक ने पार्टी छोड़ी हो और उपचुनाव हो रहा हो। बुटोला ने कहा कि राजेंद्र भंडारी ने जनादेश का अपमान किया। जिस तरीके से वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उनका जवाब उन्हें उपचुनाव में मिल जाएगा। निश्चित रूप से पार्टी अपनी लगी हुई संगठन के लोगों से पूछ रही है। वहाँ पे जितने भी हमारे दोनों विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद पार्टी बहुत जल्दी प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। और जो भी दावेदार होंगे, पार्टी जो भी दावे, जितने भी हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, यूके लोग हैं, वो जो जितने लोग दावा देकर पार्टी उचित है विचार विमर्श करने के बाद उस पर निर्णय लेगी। लेकिन मैं एक चीज़ निश्चित रूप से इसमें कहना चाहता हूँ कि आज तक देश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर विशेषकर जितने भी उपचुनाव हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किसी की मृत्यु हुई इसलिए उपचुनाव हुए, या कोई मुख्यमंत्री के लड़ा है तो तब उपचुनाव। पहली बार ऐसा है बद्रीनाथ के अंदर कि किसी व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र की अवहेलना की है और विधायकी छोड़ करके दोबारा विधायक के लिए चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। तो ये एक घटना है और मुझे लगता है कि बद्रीनाथ की जनता इसको लेके बड़ी संजीदा है और वो इस चीज़ों को समझती है कि लोकतंत्र की रक्षा करना और जो जनादेश का अपमान किया गया, उस अपमान का जो बदला वहाँ की जनता लेगी, वो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव है और बहुत सोच समझ के इस जो घटनाक्रम बद्रीनाथ के अंदर हुई उसका जवाब देगी। दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की साख लोकसभा चुनाव को लेकर दांव पर है। वहीं अब दोनों दलों के लिए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों ही पार्टियों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ताज किसके सर सजेगा यह भी भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पर्यटन स्थलीय ओली के आसपास के इको टूरिज्म फॉरेस्ट सर्किट में नेचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय युवाओं और पर्यटन होम स्टे कारोबार से जुड़े लोगों को बर्ड वॉचिंग के जरिए स्वरोजगार देने की एक पहल भी भारतीय वन्य जीव संस्था द्वारा की जा रही है, जिसके तहत जोशीमठ क्षेत्र के इको टूरिज्म कारोबार से जुड़े 22 युवक युवतियों को बर्ड वॉचिंग का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि बर्ड वॉचिंग मूल रूप से प्रकृति पर्यटन के तहत जंगली पक्षियों को उनके ही नेचुरल एनवायरनमेंट में अवलोकन करने की विद्या को कहा जाता है। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और फिलहाल तापमान सामान्य है, लेकिन इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जिसके तहत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की बारिश हो सकती है। अभी तापमान की बात करें इस समय तो तापमान हमारे बिल्कुल सामान्य पे है, चाहे आप मैदानी क्षेत्रों में बात करें या इसी तरह हिल्स में भी बात करें। हालांकि समर सीजन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं इस समय, लेकिन अगर सामान्य से उनका कंपेयर करें सामान्य तापमान से तो सामान्य के आसपास है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है चाहे वो हिल्स की बात करें, तो दोनों ही अधिकतम भी और न्यूनतम तापमान भी, बल्कि कहीं कहीं थोड़े कम भी है। तो इस तरह की स्थिति है। लेकिन अभी जो 3 से 4 दिन है, 4, 5, 6 तारीख और 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी तापमान में होने वाली है। तो हम ये कहेंगे कि सामान्य से ये 3 डिग्री तक जो ऊपर आ जाएंगे, और चाहे वो पहाड़ों में है या मैदानी क्षेत्रों में है। मैदानी क्षेत्रों में हो सकता है 3 से 4 तक भी डिग्री तक भी सामान्य से थोड़े ऊपर आ जाए, लेकिन अगर हिल्स में बात करें तो 2 से 3 डिग्री तक वहाँ पर भी बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से आप अगर मैदानी क्षेत्र में बात करें तो अधिकतम तापमान अगर मैं अभी 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक की बात करूं तो इसमें करीब ये जो है 37 से लेकर 39 के बीच में रह सकते हैं आगे आने वाले 3-4 दिन में।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।